रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल्स का अकाउंटिंग पेपर 1 करेंगे जो कि 35 MCQs पे मुश्तमिल होता है और इसके 35 भी मार्क्स होते हैं और ये पेपर है मई जून 2024 P11। सबसे पहले इसमें विच टास्क इज़ परफॉर्म्ड बाय अ बुक कीपर, कौन सा टास्क जो है बुक कीपर परफॉर्म करता है। इसमें सी ऑप्शन है पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। रिमेनिंग है इसमें ए ऑप्शन है एनालाइज अकाउंटिंग रेशियोज, ये तो अकाउंटेंट करता है। इंटरप्रेटिंग द इनकम स्टेटमेंट, ये भी अकाउंटेंट करता है। प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी अकाउंटेंट करता है। सिर्फ जो है बुक कीपर है। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग होती है हमने जो बुक कीपर एंट्रीज़ करता है, इनिशियल एंट्रीज़ मींस के रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको एंटर करता है। तो ये सी ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। उसके बाद सेकंड है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ए ऑप्शन है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसमें अकाउंटिंग इन्वॉल्व होती है जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। रिमेनिंग अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बुक कीपिंग में होता है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डाटा, ये भी अकाउंटिंग में होता है। बुक कीपिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है। बुक कीपिंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये भी अकाउंटिंग में की जाती है, बुक कीपिंग में नहीं की जाती। थर्ड वन है इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज अ ट्रेडर रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, किस बुक में कौन सी प्राइम बुक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें ट्रेडर जो है डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करता है। जाहिर है इसमें जब पेमेंट करेंगे वहाँ से हम अपने पेएबल से, जो पेएबल्स हैं क्रेडिटर्स हैं, उनसे हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है क्योंकि वहाँ पे हम उनको पेमेंट्स करते हैं, क्रेडिट करते हैं और उसी साइड पे, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड किया जाता है जो कि कैश बुक में होता है। फोर्थ वन है द एनालिसिस कॉलम ऑफ पेटी कैश बुक शोज द फॉलोइंग टोटल्स, ये उसके कॉलम है। पोस्टेज है 20, स्टेशनरी है 21। हाउ शुड दीज टोटल्स बी पोस्टेड टू द लेजर, और ये कैसे पोस्ट किए जाएंगे लेजर में। ये डी ऑप्शन है डेबिट पोस्टेज अकाउंट विद $20 एंड स्टेशनरी अकाउंट विद $31, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंस हैं और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, हम दोनों को डेबिट करेंगे। फिफ्थ वन है विच बिजनेस डॉक्यूमेंट आर नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें डेबिट नोट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये दोनों, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है जो कि एक क्रेडिटर बेचता है, उसमें सब एंट्रीज होती हैं, इनवॉइसेस की रिकॉर्ड भी होता है, चेक के रिकॉर्ड भी होते हैं जो उसने रिसीव किए होते हैं, और जो उसको रिटर्न्स आई होती हैं वो भी वो उसमें रिकॉर्ड होती हैं। और जो डेबिट नोट है वो क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता, क्योंकि डेबिट नोट बेचता है डेटर, जो कस्टमर होता है, वो असल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके अगेंस्ट पेएबल फिर जो क्रेडिटर है वो बेचता है कि ये आपकी एक्सेप्ट हो गई है जो रिटर्न्स हैं। जब जो उसने डेबिट नोट बेचा था उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट नोट बेचता है क्रेडिटर कि आपकी सारी की सारी रिटर्न्स एक्सेप्ट कर लीजिए हैं, या हाफ हैं, या 70%, 80%, 90%, 95, जितने परसेंट भी हैं, या फुली है। तो उसको जब क्रेडिट नोट आएगा उसके पास वो रिकॉर्ड करेगा, और जो क्रेडिटर है वो भी क्रेडिट नोट से ही करेगा, डेबिट नोट से कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इसलिए क्रेडिट नोट और इनवॉइस है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। और 6 वन है ट्रेडर हैज़ फॉलोइंग लेजर अकाउंट। अब ये लेजर अकाउंट है ट्रेडर का, इसमें है जी इनकम स्टेटमेंट, राइट साइड पे उसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज किया गया है, और लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड पे उसका बैलेंस है जो उसने फिर पे किया है 4200, और फिर बैलेंस उसका क्लोजिंग बैलेंस है जो कि वो क्रेडिट है। और ये क्रेडिट साइड पे सेकंड ईयर में इशू किया शो हो रहा है, जनवरी 1 में बैलेंस BD 250। व्हाट डज द बैलेंस ऑन 1 जनवरी ईयर 2 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ऑप्शन है हीट एंड लाइट आउटस्टैंडिंग, और इसका मतलब क्या है कि अक्रूड है,
ये 250 जो क्रेडिट साइड पे आ जाए, दिस विल बी लाइबिलिटी, मींस कि ये एक्सपेंस इनकर हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं किए, अब ये लाइबिलिटी में आएंगे ईयर एंड पे, तो नेक्स्ट ईयर में भी लाइबिलिटी में शो होंगे। तो इट मीन ये आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, अनपेड है, येट नॉट पेड। 7.1 है जी, विच स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के बारे में करेक्ट है। ए, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मीन इसमें लेजर बैलेंसेस होते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे लिस्ट बनाई जाती है, जो हम लेजर बनाते हैं फिर उनके बैलेंस लेते हैं, उन बैलेंसेस से जो लिस्ट बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन है जी, Trevor prepared his financial statement for the year ended 31st December 2020. He then discovered that he had omitted to record a cash payment 240 for insurance for the 12 months ending 30th November 2020. अब उसने एक ओमिट कर दिया है जो कि एंट्री है जिसमें उसने कैश पेमेंट की थी इंश्योरेंस की अमाउंट के लिए। अब ये जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है ये अमाउंट कैसे हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू कैश। अब इसमें 12 मंथ के लिए की है और की कब है 30th नवंबर को, जबकि उसका ईयर एंड 31st दिसंबर को होता है। इट मीन कि 1 मंथ का तो एक्सपेंस होगा, रिमेनिंग प्रीपेड होगा। अब इसको देखते हैं, नीचे देखें जी, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये बी ऑप्शन करेक्ट है जी, 240 ओवर स्टेट हो जाएंगे कैश, जब कैश क्योंकि क्रेडिट होना था, कैश पेमेंट की है, उसको जब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ओवर स्टेट होना है, कैश ज़्यादा शो होगा। फिर अदर रिसीवेबल्स में कैसे अंडर स्टेट होंगे, जब आपने प्रीपेड 11 मंथ्स की प्रीपेड होगी, 11 मंथ्स की प्रीपेड मीन कैसे है 20, ये 1 मंथ का बनता है, 11 2 22, 220 जो होगा अदर पेबल्स में जाएगा, अंदर अदर रिसीवेबल्स में जाएगा जो कि एसेट होगा, मीन करंट एसेट में शो होगा 220, 20 जबकि एक्सपेंस में शो होगा। अब कैपिटल साइड पे आ जाएं, 20 ये ओवर स्टेट होगा कैपिटल, क्योंकि जब एक्सपेंस भी नहीं इसमें शो होंगे 20, तो जब 20 एक्सपेंस नहीं शो होंगे तो इसमें कैपिटल ज़्यादा होगा, ओवर स्टेट कर जाएगा कैपिटल। जब एक्सपेंस क्योंकि प्रॉफिट को कम कर देते हैं, जब प्रॉफिट कम होना था अब एक्सपेंस ही नहीं किए, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया जिससे कैपिटल भी ओवर स्टेट हो गया, क्योंकि कैपिटल में ऐड किया जाता है प्रॉफिट, तो ये भी ओवर स्टेट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखते हैं, ये देखें, अब इसकी एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया जाता है, कैश क्रेडिट करना था इसको, और उसके बाद अब ये एक्सपेंस कितना होना था, 30 नवंबर से 31 अक्टूबर तक ये पेमेंट की थी। अब ये डिवाइड करेंगे 240 डिवाइडेड बाई 2, ये 20 होगा। अब 20 एक्सपेंस होगा। अब 1 मंथ का तो एक्सपेंस है 31 दिसंबर तक पे किया, 1 साल का 31 अक्टूबर 2021 तक, जबकि ये तो होना था 31 दिसंबर 2020 तक, तो 1 मंथ का एक्सपेंस हो जाएगा जो कि ओवर स्टेट कर देगा कैपिटल को। अगर एक्सपेंस किया होता तो प्रॉफिट कम होना था, प्रॉफिट के कम होने से कैपिटल कम होना था, अभी ओवर स्टेट हो गया कैपिटल। अब नेक्स्ट है 240 में से 20 एक्सपेंसेस लेस किए तो 220 हमारे पास प्रीपेड बच गए, जो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट एसेट होता है जिसको अदर रिसीवेबल्स लिखते हैं। अब ये भी अंडर स्टेट हो गए क्योंकि ये 220 उसमें करंट एसेट्स में प्लस होना था। अब इसलिए है कि वो ये अंडर स्टेट हो गए जो कि अदर रिसीवेबल्स, और कैपिटल रिड्यूस हो गया, अंडर स्टेट हो गया, कैपिटल रिड्यूस होना था, अब ये कैपिटल ओवर स्टेट हो गया। अब उधर से कैश भी ओवर स्टेट हो गया क्योंकि कैश ने ये एंट्री हो के क्रेडिट होना था। इसके बाद आप पेमेंट ऑफ $68 फॉर इंश्योरेंस हैज़ बीन एंटर्ड इन द इंश्योरेंस अकाउंट एज 86। अब ये इसमें एरर आया है कि इंश्योरेंस पे किए 68 की, जो कि 86 से हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। विच डबल एंट्री विल करेक्ट दिस, कौन सी डबल एंट्री इसको करेक्ट करेगी। सी होगा सस्पेंस अकाउंट, डेबिट होगा इंश्योरेंस
18 से क्रेडिट होगी। अब ये कैसे क्यों हुआ जी? क्योंकि 86 जो है वो ज़्यादा अमाउंट है 68 से, तो 86 लेस 68, तो जितनी अमाउंट से ज़्यादा हुआ उसको इंश्योरेंस चूँकि डेबिट होती है, अब क्रेडिट करने से वो कम होगी, 18 कम कर देंगे। और डेबिट में कोई अकाउंट नहीं है, सस्पेंस अकाउंट को 18 से डेबिट कर देंगे। डेबिट साइड पे हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, सस्पेंस अकाउंट ले लेंगे 18 से। ये देखिए इंश्योरेंस अकाउंट हमने क्रेडिट कर दी 18 से, क्योंकि इसको कम करना था हमने, इंश्योरेंस ज़्यादा हमने 86 से रिकॉर्ड कर दी थी, तो डिफरेंस इसका 18 था, हमने क्रेडिट करके इसको कम कर दिया। और डेबिट में हमारे पास कोई अकाउंट नहीं था, हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 18 से। अब 10th नंबर है, अ बिजनेस हैज़ रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, द बैंक स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग एंट्रीज। अब ये एंट्रीज हैं उसमें अ चेक इशूड अ क्रेडिट सप्लायर, चेक इशू किया है क्रेडिट सप्लायर को। अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर से चेक रिसीव किया। मंथली रेंट पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, चार्जेस मेड बाय द बैंक। विच आइटम्स अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, कौन सी चीज़ें इसमें से डेबिट कॉलम में शो होंगी? जो हमने पेमेंट्स की हैं ना वो डेबिट कॉलम में शो होंगी, जिससे पेमेंट्स होंगी, जिससे डिक्रीज़ होगा बैलेंस, बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा। इसमें क्या है, चेक इशू टू क्रेडिट सप्लायर, हमने इशू किया है चेक, तो इससे भी हमारी बैंक बैलेंस डिक्रीज़ होगा, ये भी आएगा। चेक रिसीव्ड, अब इससे तो अमाउंट ज़्यादा होगी बैंक बैलेंस में, तो ये नहीं आएगा। मंथली रेंट पेमेंट मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ कि हमने हमारी मंथली पेमेंट जो बैंक पे करेगा, इससे भी कम होगा, तो ये भी डेबिट होगी, ये भी आएगा। इसमें 1 और 3 आ जाएगा। चार्जेस मेड बाय द बैंक, अब जो चार्जेस बैंक उसमें चार्ज करेगा, डिडक्ट करेगा, वो भी डेबिट साइड पे आएंगे, इससे भी कम होगा हमारा बैलेंस। तो 1, 3 और 4, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है 11, ऑन 31st May द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस शोड अ पॉजिटिव बैंक बैलेंस ऑफ 1790, कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक द फॉलोइंग आइटम्स वर डिस्कवर्ड, कि उसमें क्या डिफरेंस था कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में? जबकि उसमें पॉजिटिव बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस था 1790, पॉजिटिव बैलेंस था। द बैंक हैड चार्ज 35 इन एरर, उसने बैंक ने चार्ज किए 35 एरर से। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स भी हैं, टोटल किए हैं उन्होंने 550, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो 550 के हैं। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स टोटल 250। व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस, अब इसमें 1525 का बैलेंस होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कैसे होगा ये देखते हैं। इसमें व्हाट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कौन सा है जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम जिसको शामिल नहीं करेंगे? कैश सेल्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में इसको नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल्स को नहीं। कैश सेल्स को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए ये नहीं करेंगे। ए ऑप्शन होगा चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक रिसीव जब करेंगे वो भी कंट्रोल अकाउंट में करेंगे हम उसको भी। और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल, ये भी करेंगे इसमें रिकॉर्ड। इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ये इस इररिकवरेबल डेट्स भी उसमें रिकॉर्ड करेंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। सिर्फ ए ऑप्शन है जो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये करेक्ट होगा। 13 है नादिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अब उसकी ये है इंफॉर्मेशन, उसमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दिया हुआ है, और उसमें मंथ ऑफ जुलाई में क्या क्या है। सेल्स जर्नल है 5500, मीन क्रेडिट सेल्स 5500 है, और टोटल सेल्स रिटर्न जर्नल रिटर्न्स कितनी है 360 की, और चेक रिसीव की है क्रेडिट कस्टमर से 4840 के।
और इरिकवरेबल डेट्स कितने हैं 280, और इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट अकाउंट, जो उन्होंने कस्टमर्स ने पेमेंट नहीं की उनको इंटरेस्ट भी चार्ज किया है $5 का। देयर वाज नो क्रेडिट बैलेंस ऑन द अकाउंट ऑन 1 अगस्त, क्रेडिट बैलेंस कोई नहीं था। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑन 1 अगस्त। अब उसका क्रेडिट बैलेंस तो कोई नहीं था, लेकिन हमने बताना है कि डेबिट बैलेंस क्या होगा। इसमें होगा B1560 होगा। अब ये देखें कैसे होगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, इसको अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। इसमें देखें हमने डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं जो उसने जैसे बताए थे। तो डेबिट साइड पे था उसका बैलेंस 1750 था और क्रेडिट बैलेंस था 215। और डेबिट साइड पे हम करेंगे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड, क्यों करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल जब सेल करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल असल में ये अकाउंट जो है ना, अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल का टोटल कंट्रोल अकाउंट है। अब ये जब सेल करेंगे तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होंगे और सेल्स क्रेडिट होंगी, इसलिए सेल्स को पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है। उसके बाद उन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा जिन्होंने हमें पेमेंट्स नहीं दी, तो ये जो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट बढ़ेगी, ये अमाउंट्स बढ़ेगी तो उसको फिर डेबिट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट बढ़ेगी तो 5 भी डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे और इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा जो हमारी इनकम होगी। और राइट साइड पे आ जाएं, क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न, जब अकाउंट रिसीवेबल जब रिटर्न करेंगे कस्टमर हमारे तो अकाउंट रिसीवेबल कम होंगे जो कि क्रेडिट होंगे और फिर डेबिट सेल्स टर्न हो जाएंगी, इसलिए सेल्स टर्न को पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। और रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जब हम रिसीव करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल से अमाउंट कस्टमर से, तो कस्टमर्स हमारे क्या होंगे, क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे और चेक या कैश जो है ना वो डेबिट होगा, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट है। और हम पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे रिसीट्स, बैंक या कैश से, जिसको क्रेडिट कस्टमर से हम रिसीट्स लिख देंगे। और इरिकवरेबल डेट्स, जिनसे हम रिसीव नहीं कर सकते तो हम उसको एज अ एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसको बैड डेट्स भी बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि बैड डेट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल हम करते हैं इस एंट्री को, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, बैड डेट्स डेबिट होंगे, इसलिए इरिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स को पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। अब दोनों साइड्स पे हमने प्लस किया तो डेबिट साइड हमारी ज़्यादा थी, इनको दोनों साइड पे लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास जो कम थी अमाउंट क्रेडिट में, तो 1560 जो अमाउंट कम थी उसको हमने एज अ बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, तो 1560 करेक्ट ऑप्शन होगी, जो कि हमारे पास 1560 थी। समीर रन्स अ कार हायर बिजनेस, समीर ने एक बिजनेस किया है जिसमें रन बिजनेस करता है, कार हायर बिजनेस है। ही रिसीव्स कैश पेमेंट्स फॉर कार हायर, ही ऑल्सो रिसीव्ड द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन ओल्ड व्हीकल, और इसने एक रिसीविंग भी की है ओल्ड व्हीकल को सेल करके। विच टाइप ऑफ रिसीट्स वर दे, उसमें से कौन सी रिसीट्स थी वो, इसमें C ऑप्शन था। पहले वाला क्या था, हायर वाली कौन सी होगी, हायर जो है ना वो उसका रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू रिसीट होगी, मीन उसका रेवेन्यू होगा जो कि वो इनकम स्टेटमेंट में लिखेगा। जबकि जो उसने ओल्ड व्हीकल सेल किया उससे जो अब उसको रिसीविंग होगी दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल रिसीट, इसलिए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल जो है कैपिटल रिसीट होगी। और कार हायर का बिजनेस जो करता है, हायर से उसको जो रिसीट होगी दैट विल बी रेवेन्यू रिसीट। द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर, के अकाउंट में ये है जी, रेंट रिसीवेबल अकाउंट है, इसमें उसने बैलेंस दिया हुआ 600 क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे है उसके पास ओपनिंग बैलेंस 400 है, और उससे रिसीव्ड हुआ है 3600 ड्यूरिंग द ईयर बैंक से, जो उसको चेक से रिसीव हुआ है रेंट। तो उसने कहा है विच एंट्री वॉज मेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर
फॉर रेंट रिसीवेबल, कौन सी अमाउंट करेगा? तो ये 3400 वो क्रेडिट होगी। ज़ाहिर है ये चूँकि रेंट रिसीवेबल उसकी इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी, और इनकम स्टेटमेंट जो होगी वो क्रेडिट होगी। कैसे? ये देखें हमारे पास दोनों बैलेंस आ गए। बैलेंस उसका 400 तक ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, और फिर उसने क्रेडिट साइड पे ही रिसीव भी किया हुआ था रेंट 3600 ड्यूरिंग द ईयर। चेक से तो बैंक लिख देंगे पर्टिकुलर कॉलम में, और क्लोजिंग बैलेंस था डेबिट साइड पे 600। अब इसमें जो रिमेनिंग था, जो बैलेंसिंग फिगर थी 3400 की है, उसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे। तो ये उसकी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट यहाँ क्रेडिट होगी और रेंट रिसीवेबल यहाँ डेबिट होगा। क्यों डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हम इसको इनकम और एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को। तो ये हमारे पास है जी इनकम है, तो इनकम जब क्लोज करेंगे इसको, इनकम रेंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। तो रेंट रिसीवेबल चूँकि डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे 3400, और इनकम स्टेटमेंट चूँकि क्रेडिट हो रही है तो इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे। तो इसलिए 3400 इनकम स्टेटमेंट जो होगा क्रेडिट होगी। इसमें 16 है, मनदीप डेप्रिसिएट्स हिज मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 20% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज। कहता है कि उस मनदीप जो डेप्रिसिएट करता है मोटर व्हीकल को 20% से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है, और फुल ईयर डेप्रिसिएट करता है जिस साल उसने परचेज़ की हो। मनदीप बॉट अ मोटर व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर 20,000। ऑन 1 जून 2020 ही बॉट अ सेकेंड मोटर व्हीकल फॉर 10,000। अब उसने एक थी उसके बाद जो उसने परचेज़ की थी 1 जनवरी 2017 को 20,000 की, और सेकंड जो उसने व्हीकल परचेज़ किया वो जून 1 को 2020 को 10,000 की। व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर व्हीकल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अब इन दोनों की 2020 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? 6000 करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे 6000 होगा? ये देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल्स 2020 में 31 दिसंबर को मोटर व्हीकल की चार्ज करेगा जो कि उसने परचेज़ की थी जनवरी 1 2017 को। ये इसकी भी 1 ईयर की होगी, 20,000 की है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको मल्टीप्लाई ओनली कर देंगे सीधा उसकी परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन से। 20,000 की है, मल्टीप्लाई 20%, तो ये आ जाएगा 4000। और जो उसने परचेज़ की थी मोटर व्हीकल जून 1 को 2020 को, इसकी भी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज़ में फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 20%, ये आ जाएगा 2000। दोनों को प्लस करेंगे तो 6000 आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन दोनों व्हीकल्स की। 17 नंबर है, वाई डज अ ट्रेडर मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्यों मेंटेन करता है प्रोविजन? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1 एंड 2। कैसे? टू इंश्योर अमाउंट्स ओइंग टू बिजनेस फॉर विच पेमेंट्स इज अनलाइकली टू बी रिसीव्ड आर रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस। इसमें ये कह रहा है कि अमाउंट्स जो हो बिजनेस में होती हैं, पेमेंट्स जो रिसीव की जाती हैं, वो एक्सपेंस के तौर पर जो भी होंगी वो अपने उसमें से लेस करेगा अपने एसेट्स में से। ये चूँकि एक्सपेंस होगा वो इसलिए मेंटेन करेगा क्योंकि ईयर एंड उसको पता नहीं होगा, इसलिए वो पहले से एक प्रोविज़न रिकॉर्ड करेगा एस्टिमेशन के साथ कि इतना कि मेरे बैड डेट्स हो सकते हैं, इसलिए प्रोविज़न रिकॉर्ड कर देते हैं कि डाउटफुल हैं इतने मेरे 4% 5%, इसलिए वो पहले से उस एसेट में से कम कर देगा जो कि करंट एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। फिर सेकंड नंबर है, टू इंश्योर द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस आर नॉट ओवर स्टेटेड। अब इससे ट्रेड रिसीवेबल ओवर स्टेट नहीं होंगे, क्योंकि हम एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ना ही प्रॉफिट को ओवर स्टेट करते हैं और ना ही एसेट्स को।
तो इसलिए एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं किया जाएगा, तो ना ही प्रॉफिट को। जब एक्सपेंस करेंगे, चार्ज प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्सपेंस भी नॉर्मल होंगे और करंट एसेट्स को भी हम उसके फेयर एंड व्यू पिक्चर हम प्रेजेंट करेंगे। बाय प्रोवाइडिंग द डेट्स विच आर अनलाइकली टू बी पेड, जो कि पे नहीं किए जाएंगे। थर्ड वन है टू आइडेंटिफाई क्रेडिट कस्टमर्स हु आर नॉट एबल टू सेटल देयर अकाउंट्स बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसमें यह कह रहा है कि जी क्रेडिट कस्टमर जो ये इस काबिल नहीं होंगे कि वो सेटल कर सकेंगे, इसलिए हम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा करें, हम उनको क्यों सेल करेंगे? टू प्रोवाइड फॉर द अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स विच आर अनपेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि उनको हम अमाउंट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि अनपेड होंगी फाइनेंशियल ईयर के एंड के। तो हम उनको ये नहीं प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम डाउटफुल डेट्स को करेंगे। इसलिए 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर है वाई इज इन्वेंट्री वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, टू अवॉइड ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट एंड करंट एसेट्स। जब हम इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट पे, कॉस्ट और उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे वही होता है कि प्रॉफिट भी ओवरस्टेट नहीं होता और करंट एसेट्स भी, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट है और उसको अगर हम लोअर ऑफ कॉस्ट पे करेंगे, कॉस्ट में से या नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से, विच विल बी लोअर, तो करंट एसेट्स भी ओवरस्टेट नहीं होंगे और प्रॉफिट, जब क्योंकि प्रॉफिट में इन्वेंट्री अगर हमने ज़्यादा ली तो उसमें प्रॉफिट भी उसमें ज़्यादा लेस होके प्रॉफिट भी ओवरस्टेट कर जाएगा। इसलिए हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट में से जो लोअर होगी वो लेंगे। 19 नंबर है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सिंडी वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट, द वैल्यूएशन इनकरेक्टली इंक्लूडेड डैमेज गुड्स कॉस्टिंग $300. सिंडी एस्टिमेट दीज गुड्स कुड बी सोल्ड फॉर 100। उसने कॉस्टिंग की 300 की डैमेज गुड्स की, जबकि उसने फिर एस्टिमेट किया है तो ये तो 100 की सेल हो सकती हैं। तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ करेक्टिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन? अब उससे क्या होगा करेक्ट करके वैल्यूएशन के? ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज बाय 200। जब हम उसकी इन्वेंट्री को 300 से 100 पे लेके आएंगे, 200 कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट जो है डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाएगी जब क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज करेगी। और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी जाहिर है, फिर अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी डिक्रीज करेगा, और करंट एसेट भी डिक्रीज कर जाएंगे जब 300 से क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 पे आएगी। इसके बाद 20 नंबर है विच बिजनेस इज़ नॉट अ सर्विस बिजनेस। इसमें सर्विस बिजनेस फ्लावर शॉप है नहीं है, क्योंकि फ्लावर शॉप में हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बाकियों में सारी सर्विसेज ही देते हैं। 21 नंबर है ट्रेडर वॉज प्रिपेयरिंग हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2021। शी हैड 4 बैंक लोन्स, उसके पास उसके 4 बैंक लोन्स हैं, और व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एट 30 जून 2020। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी उसकी 30 जून 2021 में? अब ये देखें, फर्स्ट लोन है जी 1 दिसंबर 2021 को रीपेएबल होगा। अब ये 30 जून के कितनी देर बाद होगा 2021 के? ये 6 मंथ के बाद। अब ये करंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि जो हम 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर करते हैं दैट विल बी नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉट द विदन जो रीपेएबल होगा विदन 1 ईयर दैट विल बी करंट लाइबिलिटी। तो ये फर्स्ट वन जो होगी वो, अगर सेकंड वन है 1 दिसंबर 2022 तो ये आफ्टर 1 ईयर होगा, ये भी नॉन करंट है।
तो 1 सितंबर 2023 ये भी नॉन करंट है। तो 1 दिसंबर 2025 तो ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी है। फर्स्ट वन करंट लाइबिलिटी होगी, फर्स्ट लोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और इनकी टोटल करेंगे 10 + 8 18 + 6 24,000। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये इस तरह होगा 1 दिसंबर 2022 जो सेकंड लोन होगा, थर्ड, फोर्थ, ये इनको प्लस करेंगे 24,000, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बनेगी। 22 है व्हाट इज़ शोन इन द पार्टनरशिप अप्रोप्रिएट अकाउंट। कौन सी चीज़ क्या शो करवाया जाता है पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बी ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स, कि उनमें प्रॉफिट और लॉस हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है कि कितना कितना प्रॉफिट किस रेशो से उन्होंने जो डिसाइड किया था उस कैसे कितना प्रॉफिट आएगा उनको। और 23 है रजित एंड सुनील फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2019 but did not prepare a partnership agreement. They provide the following information. उनकी information ये है capital introduced on 1 January 2019 40,000 Rajat और Sunil 20,000 during the year ended 31st December 2019 drawings थी 5,000 3,500 share of work 50-50% है इनका। They decided to draw up a partnership agreement for future years. Which item would be most beneficial to Rajid in 2020? 2020 में उसकी कौन सी जो है मोस्ट आइटम जो है कौन सी उसको मोस्ट बेनिफिशियल होगी। तो ए ऑप्शन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसका कैपिटल उससे डबल है तो उसका इंटरेस्ट भी उससे डबल होगा, तो ये बेनिफिशियल होगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा उसको डबल मिलेगा। 24 है A company supplied the following information। अब उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ये है जिसमें इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व्स हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, रिटेन्ड अर्निंग है, डिबेंचर्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी क्या होगी। अब इसमें इक्विटी कुछ आइटम्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है और डिबेंचर्स भी लाइबिलिटीज़ हैं। अब रिमेनिंग जो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, इनको प्लस करेंगे तो सी ऑप्शन होगा, टोटल इक्विटी आ जाएगा 380,000। ये देखें जैसे टोटल इक्विटी आएगी, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व्स 45,000, रिटेन्ड अर्निंग 35,000, तो ये टोटल इक्विटी हो जाएगी $380,000। इसके बाद अब विच अप्लाई टू बोथ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कौन सा होगा। ए ऑप्शन होगा जिसमें नो वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। डिबेंचर्स क्योंकि लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी में आता है लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वालों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं, क्योंकि ये भी अप्रॉक्सीमेटली डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये इन पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, इन पे फिक्स जैसे इंटरेस्ट दिया जाता है ऐसे इस पे भी फिक्स डिविडेंड होता है जिसको पे करना ही पड़ता है कंपनी को। तो वोटिंग राइट्स इसमें नहीं होते, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है इसमें। इंक्लूड इन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इंक्लूड किए जाते हैं दोनों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्लूड की जाती हैं, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी आते हैं। 26 नंबर है द AB स्पोर्ट्स क्लब रन्स अ कैफ़े फॉर द यूज़ ऑफ मेंबर्स के लिए ये स्पोर्ट्स क्लब जो है कैफ़े रन करता है। द ट्रायर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोड अ डेफिसिट ऑफ 700 एंड एन एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ 4600। अब उसके पास $700 का डेफिसिट है और एक्यूमुलेटेड फंड 4600 है। ही देन डिस्कवर्ड द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द कैफ़े हैड बिन ओवर वैल्यूड बाय $50। अब $50 उसने ज़्यादा ओवर कर दिया है, ज़्यादा उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर लिया है, जिसको ओवर वैल्यूड कहते हैं। हाउ मच
what the deficit and the accumulated fund after the inventory valuation had been corrected। अगर inventory valuation को correct किया जाए तो क्या उसमें डिफरेंस आएगा डेफिसिट में और accumulated फंड में। तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये डेफिसिट इंक्रीज़ हो जाएगा और accumulated फंड डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर डेफिसिट इंक्रीज़ होगा, ये लॉस होता है, जैसे सरप्लस प्रॉफिट होता है, डेफिसिट लॉस होता है। तो लॉस इंक्रीज होने से उसके एक्यूमुलेटेड फंड मीन कैपिटल जो होता है, इसको कैपिटल बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ये ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा कम करेंगे डेफिसिट। पहले 700 था, अब 750 हो जाएगा। तो जब ज़्यादा डेफिसिट लेस करेंगे तो एक्यूमुलेटेड फंड और कम हो जाएगा 50 से। ऐसे ये देखें, इनकम फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 हो, परचेजेज हो 2000, और उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हम 300 लेस करें जो कि ओवर वैल्यूड हो 50 से, तो 1700 आएगा। तो 1000 में से 1700 हम लेस करें तो हमारे पास डेफिसिट आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं ये, तो डेफिसिट हमारे पास 700 आ जाएंगे। तो अगर हम इसको करेक्ट करें 300 को 250 से, तो 250 जब 2000 में से लेस करेंगे तो 1750 आ जाएगा, तो डेफिसिट 750 आ जाएगा। ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिससे 750 हो गए, ये एक्यूमुलेटेड फंड ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से लॉस ज़्यादा लेस करना पड़ेगा। 27 नंबर है, विच अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेजरर ऑफ ए स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ ऑल द मनीज रिसीव्ड एंड पेड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में कौन सी स्पोर्ट्स क्लब वाले कौन सी जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जिसमें जो मनी रिसीव की जाती है और पे की जाती है ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर में। इसमें सी ऑप्शन है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। जैसे उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। 8 नंबर है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओड रेंट ऑन इट्स फैक्ट्री, कि उन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने अभी फैक्ट्री पे रेंट जो है ना वो भी पे करना है, अनपेड है। द बिजनेस एडजस्टेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अकाउंट फॉर दिस, व्हाट इफेक्ट डिड दिस एडजस्टमेंट हैव। अगर इसको एडजस्ट किया जाए रेंट को तो इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राइम कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्ट्री रेंट है वो हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि प्राइम कॉस्ट में सारी डायरेक्ट कॉस्ट की जाती है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेस हैं, रॉयल्टीज़ वगैरह होती हैं। तो इसमें हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो सारी कॉस्ट आ जाती है, तो इंक्रीज़ होगी ये। जब फिर ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा। जब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो जाहिर है ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर है, व्हाट इज़ अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर। कौन सी मैन्युफैक्चरर के लिए कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। कैरेज आउटवर्ड ये भी इनडायरेक्ट है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल ये भी इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री सुपरवाइज़र सैलरी ये भी इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन रॉयल्टीज़ जो हम उनको बेनिफिट्स वगैरह पे करते हैं वर्कर्स को, ये प्रोडक्शन रॉयल्टीज़ होती हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर के लिए। 30 नंबर है, बिजनेस यूजेस 20% मार्कअप टू अराइव एट इट्स सेलिंग प्राइस। ड्यूरिंग द ईयर इट मेड परचेजेस ऑफ $35,000 एंड द इन्वेंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 7,000 टू 2,000। इसमें 3 से 4 चीज़ें दी गई हैं। व्हाट वाज द रेवेन्यू फॉर द ईयर, रेवेन्यू हमने इसमें फाइंड आउट करना है, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है 48,000। इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, एक तो परचेजेस दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है 7,000, क्लोजिंग है 2,000 और 20% मार्कअप दिया हुआ है। अब ये देखिए हमारे पास ये चीज़ें हैं जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री है और परचेजेस हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो और जबकि मार्कअप दिया हुआ 20%। मार्कअप क्या होता है, जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज होती है ऑन कॉस्ट, तो हमारे पास कॉस्ट भी नहीं है,
अब जो कि ओपनिंग क्लोजिंग और परचेजेस दिया हुआ है तो हम इससे कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 40,000। अब चूँकि 20% इस पे कॉस्ट पे लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है हमारा। ये देखें 20% ऑफ 40,000 तो 8,000 आ गया। अब अगर हमारे पास कॉस्ट और प्रॉफिट आ गया है तो हम इससे रेवेन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये हमने रेवेन्यू किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर है। 31 नंबर है, व्हाट इज़ नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए। डी ऑप्शन है वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी होती है, जैसे हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं जिस तरह। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एसेट्स लेस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसको भी कहते हैं। 32 नंबर है, एट ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब उसकी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, कैश परचेजेस फॉर द ईयर, क्रेडिट परचेजेस फॉर द ईयर, ट्रेड पेबल्स एट द ईयर एंडेड। तो व्हाट वाज द ट्रेडर्स ट्रेड पेबल्स टर्नओवर। ट्रेड पेबल टर्नओवर क्या होगा, तो इसमें डी ऑप्शन है 48 डेज़। ये कैसे होगा इसमें देखते हैं, इसका क्या फार्मूला होगा। इसका फार्मूला आता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का, ट्रेड पेएबल एट ईयर एंड डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट परचेजेस। अब इसकी ट्रेड पेएबल्स कितने हैं जी, 14,000 डिवाइडेड बाय 108,000 और इसको मल्टीप्लाई 365 से करते हैं जब डेज़ में इसको लाना हो। तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 365 करेंगे तो 48 डेज़ आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद है 33 नंबर, जॉर्ज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल्स। हिज लिक्विड एसेट टेस्ट रेशियो वाज 1.2:1। व्हाट वाज द बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि ट्रेड पेएबल्स के साथ करंट लाइबिलिटीज़ में आया हुआ था वो कितना होगा, उसने रेशियो दे दी है। हम देखते हैं इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा $7,000। कैसे, इसमें देखें एसेट टेस्ट रेशियो होती है इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो हमें उसने एसेट टेस्ट दिया हुआ है 1.2:1। इसको इक्वल करेंगे, लिक्विड एसेट्स कितने हैं जी 18,000 जो कि रिसीवेबल्स हैं, डिवाइडेड बाय 8,000 प्लस 8,000 है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया नहीं गया, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो जो इसमें है 1.2 डिवाइडेड बाय 1, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1.2 मल्टीप्लाई ये 8,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और 18,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 जो कि रेशो 1 था उधर। डिवाइड भी कहते हैं उसको, रेशो 1 भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय 1 भी कहते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये लेफ़्ट साइड पे जो हमें दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.2 को। तो 1.2 मल्टीप्लाई 8,000 प्लस 1.2 बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये हम राइट साइड पे ले आएंगे 96, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो इधर आके लेस हो जाएगा और 1.2 इधर मल्टीप्लाई होगा बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे ये हमारे पास $7,000 आ जाएगा। इसके बाद 34 है, द फॉलोइंग रेशियोज हैव बिन कैलकुलेटेड फॉर अ ट्रेडर। ये रेशियोज उस कैलकुलेट की गई हैं। प्रॉफिट मार्जिन 15% है जो कि ईयर 2 में 20% हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 9% है जो कि 6% हो गया। व्हाट एक्सप्लेन दीज चेंजेस। इसमें सी ऑप्शन होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज़ इंक्रीज्ड। प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हुआ है इसलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा आया, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू जिसको सेल्स भी बोलते हैं। तो एंड कैपिटल हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया इसलिए ये कम हुआ है, क्योंकि कैपिटल को डिवाइड करते होते हैं, इसलिए जब कैपिटल ज़्यादा हुआ तो डिवाइड में अमाउंट ज़्यादा आ गई तो इसकी रेशो परसेंटेज कम हो गई। इसके बाद 35 है, विलियम्स इज़ अ ट्रेडर, ही हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम जेम्स टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट।
व्हेन शुड विलियम रिगार्ड द रेवेन्यू एज अर्नड, कब वो अर्न करेगा रेवेन्यू विलियम। बी ऑप्शन है व्हेन विलियम डिलीवर्स द गुड्स टू जेम्स, जब वो विलियम डिलीवर कर देगा गुड्स को जेम्स की तरफ, उसकी ओनरशिप जेम्स को दे देगा। इसको रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि हम जब ओनरशिप दे देते हैं ना अपने कस्टमर को, देन हम अर्न करते हैं, ना कि हम पहले से कोई एडवांस रिसीव कर लें उससे अमाउंट। तो जब डिलीवर करेंगे तब अर्न कर लेंगे, बेशक उससे हम अमाउंट बाद में भी रिसीव करें, अर्न हम कर लेते हैं।